नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ लंदन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। परिचय के मोहताज नहीं हैं। पीओजेके के जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और लेखक हैं। अमजद भाई, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जय हिंद। नमस्ते। अमजद भाई, इमरान खान ने जो राष्ट्र को संबोधित किया है उसमें कुछ अजीबोगरीब बातें कही हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं क्रिकेट खेल करके भारत से पाकिस्तान लौटता था तो मुझे ये एहसास होता था कि मैं एक गरीब मुल्क से एक अमीर मुल्क में कदम रख रहा हूं। आज कुछ हमारे अर्थशास्त्रियों ने ये सवाल खड़े किए हैं कि इमरान खान कैसी पगलाई हुई बातें कर रहे हैं। 1999 में भारत की जीडीपी 34 लाख करोड़ से ज्यादा की थी और उस समय पाकिस्तान की जीडीपी 4,71,000 करोड़ की थी। कहाँ 34 लाख करोड़ से ज्यादा की जीडीपी और कहाँ 4 लाख पौने 4.5 लाख की जीडीपी। क्या मुकाबला था उस समय भी भारत का पाकिस्तान से, जो इस तरह की बातें इमरान खान कर रहे हैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं ये? ये जो जाहिरी चीजें हैं ना, उनको देख के अंदाजा लगाते हैं किसी मुल्क की ताकत का, किसी मुल्क के अमीर या गरीब होने का। हिंदुस्तान में एक पॉलिसी थी, जब देश आजाद हुआ तो पॉलिसी थी कि लोकल इंडस्ट्री को हमने सपोर्ट करना है, लोकल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है। लिहाजा आप देखते हैं कि इंडिया में एम्बेसडर कार और फिएट की जो फैक्ट्रियां थी वो नेशनलाइज हो गई। और हमारे यहाँ ज्यादातर जो गाड़ियां थी वो यही थी जो हम खुद बनाते थे। हमने सेल्फ रिलायंस के ऊपर आज अगर भारत की दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी ताकत बन रहा है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी। और वो कुर्बानियां जो है हमने ये दी कि हमने अपनी मंडी को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी स्मॉल इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री का बैकबोन बनाने के लिए हमने बहुत कष्ट काटे। तो पाकिस्तान जो है वो शुरू दिन से ही करप्ट है। ये किक बैक्स लेके मुख्तलिफ जापानी कारों की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको अपनी मंडी देते थे कि ये हमारी मंडी है, यहाँ कारें बेचो, और उसमें से ये लोग कमीशन खाते थे। तो सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को देख के ये अंदाजा लगाते हैं कि जी इंडिया तो बड़ा गरीब है, इनके पास तो मॉडर्न कार्स नहीं है। और हमारे पास देखो टोयोटा है, हमारे पास डाटसन है, हमारे पास माजदा है। और तो ये एक जाहिरी जो चीजें हैं ये देख के और ठाट बाट देख के जो है ना, अपने जाहिरी, तो वो ये अंदाजा लगाते रहे कि शायद इंडिया पीछे है और ये आगे निकल गए हैं। आज हालत ये है कि इंडिया दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, और पाकिस्तान जो है वो अफ्रीका के कई ममालिक जो हैं उनसे भी ज्यादा गरीब है। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बिजली नहीं है, उधार पे पूरा मुल्क चल रहा है। आज हड़ताल हुई है फैसलाबाद, जो इंडस्ट्रियल सिटी है पाकिस्तान का, वहां पे आज खाकरोबों ने जो है वो स्वीपर्स ने स्ट्राइक की है कि हमें 2 महीने से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तनख्वाहें नहीं दी। तो जिस मुल्क का ये हाल हो वो क्या बात कर सकता है भारत से? ये फजूल बात है, इस पर हमें वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क था किसी जमाने में कि सऊदी अरब को या यूएई को या दूसरे, चलो वो तो फिर भी अमीर मुल्क माने जाते हैं, क्या गरीब मुल्कों को ये कभी इमदाद देते थे, कभी उधार देते थे कि भाई चलो अपना काम चला लो, हम तो बहुत अमीर मुल्क हैं? नहीं, ये बस बैंकों से खुद ही उधार लेके अपने घर का किचन चलाते हैं ये, या जायदादें बनाते हैं। इन्होंने किसी को क्या उधार देना है? मेरे तो नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है कि इन्होंने उधार दिया हो किसी को या किसी की इमदाद की हो। हाँ, वो एक जनरल जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे यूएनडीपी है, या यूनाइटेड नेशन की डिजास्टर जो मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगर हर मुल्क को कभी लोकल कोई डिजास्टर आ जाए इलाके में, तो वो कहते हैं कि भाई आपने $1 मिलियन भेज देना है।
तो वो उस तरह की इमदाद इन्होंने की हो तो वो हो सकता है, लेकिन वो भी उधार के पैसे पे किया ना, कोई अपनी इकोनॉमी से कमा के तो इन्होंने नहीं कुछ किया जनरेट। एक इन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से कि साहब अब ये जिम्मेदारी भारत की है कि वो इस मसले को सुलझाए। इन्होंने कहा है कि साहब यूएनएससी का जो रेजुलेशन है उसके मुताबिक भारत को कदम उठाने चाहिए। अब यूएनएससी का रेजुलेशन कब का बेमौत मारा जा चुका है, क्योंकि वो क्या रेजुलेशन था ये तो अब सबको पता है। क्या पाकिस्तान कभी उस पर रजामंद हुआ जो रेजुलेशन था? दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि साहब हम तो शांति के और स्थिरता के, स्टेबिलिटी के हामी हैं, समर्थक हैं। ये तो भारत ही है कि जो गड़बड़ी करता रहता है। तो ये जो इस तरह की जबान बोल रहे हैं, एक तरफ तो आप समझौता करते हैं कि साहब जो 24 फरवरी को ही समझौता हुआ डीजीएमओ की बैठक में कि साहब हम शांति बहाल करेंगे, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, जो एग्रीमेंट नवंबर 2003 में हुआ था उसका पालन करेंगे, और दूसरी तरफ इस तरह की जबान बोलते हैं। और ये भी बीच में खबरें आई थी अमजद भाई कि 20वां सार्क शिखर सम्मेलन अपने यहाँ कराने के लिए ये बैकडोर कोशिश कर रहे हैं भारत से राब्ता कायम करने की। तो आप अपने मुल्क के आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ बयान देते हैं और पर्दे के पीछे कुछ प्रयास करते हैं। क्या अब लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इन चीज़ों को समझते नहीं है? देखें, आपकी बात का पहले सवाल का जवाब तो ये है कि देखें, चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि कोई उलझन हो जाए तो उसको कौन सुलझाता है? वो जिसने जो उलझन का विक्टिम हो, या वो जिसने उलझन पैदा की हो? अब भारत को ये कहते हैं जी ये इसको सुलझाए। भाई भारत क्या सुलझाए? आपने सुलझाना है, कब्जा तो आपने जमाया हुआ है, हमला तो आपने किया 22 अक्टूबर 1947 को। सिविल राइट्स तो आपने जो है वो जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नहीं दिए। डेवलपमेंट तो आपने वहां नहीं की, बल्कि उल्टा लूट मार की है आपने। घुसपैठ तो आप करवाते हैं वहां से। मैं आपको एक ताजा इसकी मिसाल देता हूँ, जी। बल्कि ये मैं आपके दूसरे सवाल के दूसरे जो हिस्सा है आपके सवाल का उसके जवाब में इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं। जी। देखें, अगर तो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को ही हम ले लेते हैं कि जी उसके तहत करना है, तो यूएन रेजोल्यूशन जो कमीशन बना था, यूएन सीआईपी, उसमें भी ये कहा गया कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर एंड पाकिस्तान शुड विड्रॉ ऑल इट्स मिलिट्री एंड द ट्राइबल्स फ्रॉम ऑक्युपाइड टेरिटरीज। तो आज तक वो तो इन्होंने किया नहीं। तो इसलिए ये पाकिस्तान ने ही इसको सुलझाना, पाकिस्तान ने उलझाया है, पाकिस्तान को ही इसमें पहला कदम लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि जी हिंदुस्तान जो है वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया जो है वो करता है शरारत। जी। जी। अच्छा, अब 24 तारीख को इन्होंने किया सीज फायर का एमओ में। उस जी हाँ। सीज जी फायर हाँ। की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि वो कोई दो देशों के दरमियान रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है ना? वो एक जुबानी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने की है कि जी अब हम सीज फायर करेंगे। तो जब तक एक रिटन एग्रीमेंट नहीं होता दो देशों के दरमियान, दो गवर्नमेंट्स के दरमियान, दो सरकारों के दरमियान, जिसमें बकायदा इसकी डिटेल्स लिखी हो कि सीज फायर से क्या मुराद। तो ये सीज फायर का जो पाकिस्तान ने किया है ये एक ड्रामा है। इसकी मिसाल ये है कि 25 तारीख को ही अखबारों में जहां एक तरफ सीज फायर की खबर छपी, वहां दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ जो हेट इंडिया और हेट ये सारा सिलसिला है ये भी छपा। और वजीर खारजा ने भी बयान दिया कि हमारी कमजोरी ना समझा जाए। यानी एक तरफ आप तड़ियां लगा रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं हम दोस्ती करना चाहते हैं, हम सुलह करना चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं। उसके जी। बाद मेरी कल की जो ताज़ा तरीन जो हमारी रेडियो मालिया की इंटेलिजेंस टीम ने मुझे रिपोर्ट बना के भेजी है कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने जीएचक्यू में मीटिंग की है
और उस मीटिंग में उसने क्वार्टर मास्टर जनरल को कह के, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी को कह के, तो उन्होंने 40 जो है ना करोड़ 4 करोड़ रुपया इमरजेंसी फंड रिलीज किया है बंकर्स बनाने के लिए और सुरंगें यानी टनल्स बनाने के लिए। और ये टनल्स मैं आपको बता दूं कि ये अब टनल्स खोद रहे हैं भिंबर में और सियालकोट के इलाके में। तो ये तो बाज नहीं आ रहे। रोज देखें चौधरी साहब, हर रोजाना की बुनियाद पे मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं लोगों को कि जी आज ये इन्होंने ये किया, आज इन्होंने ये किया। अब इन्होंने 3 दिन पहले इन्होंने विजिट किया है मंगला के पास जो ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है। नाम तो उसका ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन ये एक बेस है जहां से ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं जो इंडिया की तरफ जासूसी के लिए या घुसपैठियों को असला फेंकने के लिए। इसमें इन्होंने 4 दिन पहले वहां जाके पूरा जायजा लिया है कि जो स्टिकी बॉम्ब्स हैं, यानी जो मैग्नेटिक मैग्नेट के साथ लग जाते हैं कार में या बस में या किसी व्हीकल में, वो स्टिकी बॉम्ब जो है उनको वहां अगर बॉर्डर के पार गिराना हो ड्रोन्स के जरिए, तो उसका उन्होंने पूरा जायजा लिया कि ये कैपेबल है कि नहीं है, कितना उठा सकते हैं वेट, ये सारा। उसके अलावा ये ड्रोन्स के जरिए मुसलसल इंडिया के जो बंकर्स हैं और जो इंडिया की आर्टिलरी की पोजीशंस हैं उनकी जासूसी कर रहे हैं। तो ये तो इन्होंने टाइम लिया है, अपनी री कर रहे हैं अपने उसको दोबारा से। और ये मेरा ख्याल है ज्यादा देर नहीं रहेगा सीज फायर, ये दोबारा पाकिस्तानी घुसपैठ करेंगे और इसका इल्जाम इंडिया पे लगाएंगे कि जी इंडिया ने दोबारा फायरिंग किया तो उसके जवाब में हमने फायरिंग की। इंडिया क्यों फायरिंग करेगा भाई? इंडिया के पास फालतू का गोला है कि वो अपने ही लोगों के ऊपर, हम तो इंडियन है, हमारे ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट अपने ही देश के लोगों के ऊपर बमबारी क्यों करेगी? कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है ना। लेकिन वो यही कहेंगे कि जी इंडिया ने किया है और हम चूंकि मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं और फाशिस्ट गवर्नमेंट आ गई है इंडिया में, इसलिए वो अब हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की या मिलिट्री की किसी बात पे एक रत्ती बराबर का भी एतबार नहीं किया जा सकता। ये स्टेट और ये आर्मी जब तक मुकम्मल तौर पर इसको शिकस्त नहीं दी जाएगी, इसको डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। लेकिन खबर तो ये आ रही है अमजद भाई के इस बार इनिशिएट किया है बाजवा साहब ने कि साहब हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम आगे बिल्कुल। बढ़ना चाहते हैं। और जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोवल, उनके साथ कुछ टॉप लेवल पर चर्चाएं हुई हैं बैकडोर से। और उसके बाद ये डीजीएमओ के जरिए ये सब चीजें परवान चढ़ी हैं। तो बाजवा साहब पर कितना यकीन किया जाए? देखिए जी, जहां तक अजय डोवल साहब का ताल्लुक है ना, तो ये तो दाद देनी चाहिए अजय डोवल जी को कि उनकी लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में ऐसा अमन कायम हुआ। कितनी टनल्स पकड़ी गई, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी ना। जो पहले स्ट्रैटेजी थी बहुत डिफेंसिव, इन्होंने अब उस वैली के अंदर एक ऑफेंसिव डिफेंसिव की पॉलिसी अपनाई। वो ये कि जहां इनके टनल्स हैं उनको खत्म किया जाए, जहां से ये घुसपैठ करते हैं वहां पे सर्वेलेंस को बढ़ाया जाए और फिर इनके स्लीपर सेल्स जो हैं उनको बस्ट किया जाए। तो उसमें उनको बड़ी कामयाबी हुई है। यही वजह है कि हम देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद अब तक वो बुरा हाल तो अब नहीं है, बल्कि अब तो बहुत बेहतरी है। अभी विंटर गेम्स हुई हैं वहां पे। बाजवा साहब ने जो बयान दिया था, आपको याद होगा कि 25 तारीख को एफएटीएफ का फैसला भी आना था। तो एक तो ये कहा जा सकता है कि उस फैसले के ऊपर ये दिखाने के लिए कि जी देखिए हमने तो दोस्ती का हाथ हर तरफ बढ़ा दिया है, हम तो बिल्कुल जंग वंग नहीं चाहते। दूसरी तरफ कल का ही मैं आपको खबर दे देता हूँ कि कल जो है वो बलूचिस्तान में जो बलोच लिबरेशन के जो लोग हैं उन्होंने जो माइंस बिछाई थी, उस माइन के ब्लास्ट होने से पाकिस्तानी फौज के 5 जो सिपाही हैं और उसमें शायद एक अफसर भी है, वो मर गए हैं उसमें धमाके से, और कई जख्मी हुए। और ये सिब्बी में हुआ है, ये सिब्बी में जी। ये वाकया पेश आया।
तो वहां पे बहुत ज्यादा इस वक्त इंसर्जेंसी बढ़ गई है और उनसे कंट्रोल नहीं हो रही। इसके साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो पश्तूनों की तहरीक है, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम और बलोच मिलकर अपने हकूक के लिए जदोजहद करेंगे। उस पर जब मंजूर पश्तीन जो उनके लीडर हैं वो बलूचिस्तान गए तो उनको वहां से डिपोर्ट किया गया, यानी सुबह बदर किया गया। तो इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना है। फिर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है। फिर ये सेनेट में इलेक्शन हार गया इमरान खान। आज उसने जिद में आके जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किन से लिया है? उन्हीं लोगों से जो करप्ट हैं, उन्हीं लोगों से जिन्होंने इसको सेनेट में पैसे लेके वोट नहीं डाला इसके हक में, इसके कैंडिडेट के हक में, वही लोग वहां बैठे थे। तो ये सब एक, और इसकी लैंग्वेज बड़ी गंदी है। आप देखें ना इमरान खान कैसे अब तकरीर कर रहा था जब 2 दिन पहले, तो कह रहा था कि मैं अगर हार भी गया ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मैं फिर भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, यानी धमकियां दे रहा है। यानी कि तो इसलिए ये है कि ना गवर्नमेंट पे एतबार है ना फौज पे एतबार है। ये फौज पलती ही दहशतगर्दी पे है, ये मर्सनरी आर्मी है, इनका बिजनेस है। जैसे ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे ये दूसरे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, इसी तरह से जंग भी इनके लिए एक बिजनेस है। और ये जो लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे याद नहीं है कि कभी इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की लैंग्वेज का यूज किया हो जिस तरह का ये इमरान खान कर रहे थे। कि ये जो विरोधी दलों के नेता हैं, ये इसलिए मुझ पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस ले लूं। क्या प्राइम मिनिस्टर को यह अख्तियार होता है कि वो किसी पर मुकदमे कायम करा दे या किसी से मुकदमे वापस ले ले? क्या प्राइम मिनिस्टर का यह काम होता है या एजेंसियों का काम होता है कि एजेंसियां देखें कि मुकदमा बनता भी है कि नहीं बनता है किसी पर? तो इस तरह की लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर यूज करे, ये बड़ी हैरत अंगेज है। देखिए जी, पाकिस्तान में कोई चीज भी आजाद नहीं है। ना जुडिशरी आजाद है, ना लेजिस्लेचर आपका आजाद है, ना आपका कोई जो है वो और महकमा आजाद है। तो यहाँ पे जाहिर है जजों पे दबाव डाल के, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो बनाया करप्शन पकड़ने के लिए, इन्होंने एक ब्यूरो बनाया था, उसके अपने पसंद के चेयरमैन बना के आप किसी भी सियासतदान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर चाहे तो मुकदमे दर्ज करवा सकता है। कह के, वो तो नहीं वो जाके पिटिशनर बनेगा, लेकिन वो कह के करवा सकता है। ये तो पुरानी पाकिस्तान में रवायत रही है। लेकिन अब जो है वो, अगर अपोजिशन ने भी अगर कुछ हैंकी पैंकी की है, तो प्राइम मिनिस्टर का तो ये काम ही नहीं है। ये तो अदालतों का काम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। ये कोर्ट्स जो है अपना मुकदमा चलाएं, उसके बाद अपने फैसले दें। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक, हमारा ये जो सिस्टम है, इस उसमें और पाकिस्तान के सिस्टम में बड़ा फर्क है। और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जुबान तो ऐसे है जैसे भत्ताखोरों की जुबान होती है, जैसे किसी बदमाश की जुबान होती है, जैसे किसी चाकू मार की जुबान होती है। वो तो कोई एक पढ़े लिखे आदमी की जुबान ही नहीं है। उसकी गुफ्तगू में तो कोई इल्म का कहीं से दूर तक शायबा भी आपको नजर नहीं आएगा। और अमजद भाई, मैं देख रहा था भारत ने अभी एक बयान दिया है कि साहब, जब तक ये हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का खात्मा नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है। क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत या सेना हाफिज सईद को या मसूद अजहर जैसों को खत्म करेगी? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खत्म नहीं करेगी। हाँ, एक सूरत में खत्म कर सकते हैं, अगर वो उनके लिए लायबिलिटी बन जाए। लेकिन उनके पीछे पूरी फौज है दहशत गर्दों की। तो वो अगर हाफिज सईद और मसूद अजहर को जेल में या जहर दे के मार दें, या वैसे ही फेक एनकाउंटर में मार दें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बिजनेस, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप देखें ना, समझने की बात ये है कि पाकिस्तान की फौज का वजूद दो कौमी नजरिए पर है कि हिंदू एक कौम है, मुसलमान एक कौम है। हमने ये देश लिया हिंदुस्तान से, और मुसलमानों को हमने आजाद कर दिया, और यहाँ पे अब इस्लामी निजाम है, ये है वो है, ये सारा प्रोपेगेंडा। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो डिफेंडर है
आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो वो उस अब इंडिया तो कोई छेड़छाड़ करता ही नहीं है, वो इंडिया इंडिया में नहीं करता मुसलमानों के खिलाफ छेड़छाड़, तो यहाँ क्या करनी। लिहाजा ये जानबूझ के जो है ना वो उंगली करते हैं, छेड़ते हैं, ताकि इंडिया रिटेलिएट करे, और फिर ये बजाय ये बताने के कि हमने किया, ये कहें कि देखो जी हिंदू इंडिया जो है वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं करता, और ये और वो और इस किस्म के प्रोपेगेंडे करें, और फिर जो है वो अपने अवाम के अंदर अपने आप को पेश करें। आप देखिए 1965 की वॉर में हमला तो पाकिस्तान ने किया, लेकिन आप पाकिस्तानियों को पूछे ना जाके वहां पे, तो वो कहेंगे जी 65 में तो इंडिया ने रात को हमला कर दिया था, तो ये तो अयूब खान और फौज थी जिसने बचाया। 71 में भी ये यही कहते हैं कि जी वो तो पाकिस्तान आर्मी, ये इंडिया ने हमला करके बांग्लादेश बना दिया। भाई इंडिया ने हमला करके बांग्लादेश कहां से बना दिया? लाखों लोगों को तुमने कत्ल किया, लाखों औरतों की असमत दरी तुम लोगों ने की, मुक्ति बहनी और सारी जो है वो तुम्हारे साथ लड़ते रहे, मार मार के बंगालियों ने तुम्हारा भुरकस निकाल दिया। इंडिया तो उस वक्त शामिल हुआ इस इशू में जब लाखों की तादाद में लोग इंडिया की तरफ आए, बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान से। तो इंडिया के लिए एक क्राइसिस बन गया अपना इंटरनल। तो फिर इंडिया ने मदाखलत की, और लेकिन ये कहा जाए कि जी इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान को नहीं तोड़ना चाहेगा। हाँ, तोड़ना जरूरी है, लेकिन इंडिया को क्या तकलीफ है कि पाकिस्तान को तोड़े, अगर पाकिस्तान जिसे पंजाबी में कहते हैं बंदे का पुत्र हो। ये बंदे का पुत्र नहीं है, ये नफरत की बुनियाद पे और अपने हमसायों को तंग करने की बुनियाद पे, और उसके नतीजे में जो एक खौफ की फजा अपने मुल्क पे कायम करके लोगों को डरा के रख के उनके ऊपर हुक्मरानी जो है वो ये करते हैं। और ये तबाह बर्बाद होंगे, ये मेरी बात आप आज याद रखें, ये तबाह हो बर्बाद होंगे। ये पाकिस्तान जो है ना, ये कैद खाना है कौमों का। इसमें बलोच, पश्तून, सिंधी, हम लोग सब कैदी हैं, ये कौमें कैदी हैं। और ये पाकिस्तान आर्मी जो है, ये है पाकिस्तान, और उसकी ये कौमें कैदी हैं, और लोग आज़ादी लेंगे। ये अब पाकिस्तान ज्यादा अरसा कायम नहीं रह सकता। और आलमी जो सूरत हाल चल रही है, उसके जो आलमी सरमायादारी की जो सूरत हाल चल रही है, उसके नतीजे में जो रीजनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स जिस तरह से तेजी से चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बहुत तेजी से फैली हैं, और अनकम्प्रोमाइजिंग स्टैंस है उनका, और वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। जो बात अभी आपने कही है, मैं एक खबर देख रहा था, ये 11 फरवरी की खबर है। हम्म, पीओजेके में कोटली जगह है, कोटली में एक रैली हुई थी, और हम्म, उसमें जेकेएलएफ के एक बड़े नेता हैं ताकिर गिलानी। हम्म, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को भारत के पास जो कश्मीर का इलाका है, उसमें लोगों का को आज पूरी तरीके से अंगीकार किया गया, और वहाँ के लोगों को जिस तरीके से भारत में पूरी तरीके से मिलाया गया, जिस तरीके से उनको मतलब एक राहत मिली है, हम भी अब इस इलाके से भारत में मिलेंगे। हमें गलत तरीके से पाकिस्तान ने हथियाया था। तो पीओजेके में भी इस तरह की आवाजें तेज हो रही हैं, अमजद भाई। इस पर तो आपको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए। देखिए मैं कितने सालों से लगा हुआ हूँ। तो वो एक शेर था, मुझे पूरा शेर नहीं आता, लेकिन कुछ इस किस्म का था कि पता नहीं जब चला तो तन्हा था, लोग मिलते गए, काफिला पता नहीं बनता गया। तो तौकीर गिलानी साहब जो है, ये बड़े पुराने और बड़े नौजवानी की उम्र से पॉलिटिक्स में हैं, और जेकेएलएफ जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर के जेकेएलएफ के ये चीफ हैं। और यासीन मलिक के साथ इनके अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात भी हैं। और ख़ास तौर पर जब यासीन मलिक ने 2018 में जब लॉन्ग मार्च हुआ था, आपको याद है, चढ़ोई की तरफ, जी। तो बॉर्डर की तरफ, तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग से एक नईम भट्ट शहीद हो गए थे। तो उसकी शहादत के बाद बहुत सारे मुजाहरे हुए थे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। तो यासीन मलिक को फोन किया आईएसआई के चीफ ने, और उन्होंने उसको कहा कि आपकी पार्टी के लोग मुजाहरे कर रहे हैं, इनको फौरन मना करें।
लिहाजा यासीन मलिक ने फिर तौकीर गिलानी के खिलाफ एक डायरेक्ट नाम लेके नहीं, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ जो है मुजाहरे ना करें। और फिर तौकीर गिलानी को भी कहा, जिसका तौकीर गिलानी ने खासा बुरा मनाया, और इतना फसाद पड़ा कि इनकी जो अहलिया हैं वो बड़ी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थी, उनसे JKLF आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत थी वो छीन ली गई। और यहाँ तक बात हुई कि तौकीर गिलानी को भी शायद हटा देंगे। तो तौकीर गिलानी जो है वो पहले भी वो हमेशा पाकिस्तान के नकाद रहे हैं। तौकीर गिलानी ने हमेशा पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ ही बात की है, और लेकिन ये पहली दफा है कि उन्होंने खुला के जो है इस किस्म की बात की है जो आप मुझे बता रहे हैं, और जी ये जी। बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, लोग पता नहीं यकीन नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि POJK में और गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, खास तौर पर नौजवान नस्ल के लोगों की, जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन वो ओपनली कह नहीं सकते। तौकीर गिलानी तो एक लीडर है, वो तो कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, इसलिए कि उसके पीछे पूरी पार्टी है पूरी। अगर वो तौकीर गिलानी को पकड़ेंगे या गिरफ्तार करेंगे तो वो तो एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। जी तो जी। इसलिए ये है कि लोग बिल्कुल भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी और भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। नैरेटिव के ऊपर जो है ना, कल्चरल नैरेटिव, हिस्टोरिकल नैरेटिव, इनके ऊपर अभी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारा काम करना बाकी है। मेरी तो बहुत शुभकामनाएं हैं ऐसे तमाम लोगों के साथ जो भारत का हिस्सा बनने के लिए एक लंबा, कहना चाहिए कि सिलसिला है उनका संघर्ष का, तो वो फलीभूत हो, जल्दी से जल्दी ये काम हो। और मोदी है तो कहते हैं कि मुमकिन है। जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में बदलाव किए हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये काम भी हो जाए। तो डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा, लंदन से जुड़ने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। वंदे मातरम।